अंकिता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर। जी। अंकिता जी, आपको इस डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हैं? सर अभी मैं वर्तमान में जिस कार्यालय में पदस्थ हूँ वहाँ पर सर मैं उपयंत्री के पद पर हूँ, जो क्लास 3 के अंतर्गत आता है। और सर अभी मैं जिस डिपार्टमेंट में अपना इंटरव्यू देने जा रही हूँ सर वो क्लास 2 एवं क्लास 1 के लिए है। यहाँ पे ग्रेड पे सर 6600 है एवं 5400 ग्रेड पे है। तो सर एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए मैं दूसरे इस डिपार्टमेंट में आना चाहूंगी। अच्छा, आईटीआई प्रिंसिपल के लिए क्या इनकी क्वालिटी होना चाहिए पर्सन में? सर आईटीआई प्रिंसिपल के लिए जो क्वालिटीज होनी चाहिए सर, सबसे पहले तो सर उनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स जिसमें क्विक डिसीजन हो और एक सही निर्णय लेने की क्षमता हो सर। और अगर इसमें सर और बात करें तो सर एक सही सही एक मार्गदर्शक होना चाहिए, क्योंकि आगे जो भी आईटीआई में बच्चे एडमिशन्स लेंगे सर उनके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए सर, क्योंकि आपको दूसरे लोगों से इंडस्ट्री से आपको डायरेक्ट लिंक करना है। आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आईटीआई प्रिंसिपल को सर अपनी अपनी बात रखना सक्षम अधिकारियों के सामने, जो जो व्यवस्थाएं आवश्यक है उनके बारे में प्रॉपर ढंग से सभी व्यवस्थाओं को हाई लेवल तक ले जाने के लिए सर वहां तक आप अपनी बात रख सकें। ये आ, सारी क्वालिटी। जी, आपको क्या लगता है कि जो आईटीआई है वो यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर के लिए एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल करवा पा रहे हैं अभी? सर कहीं ना कहीं सर स्किल गैप तो अभी बना हुआ है। प्रॉपर जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है सर उसके अनुसार तो स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं सर अभी। तो आप जिस आईटीआई में प्रिंसिपल होंगे वहां पर आप क्या स्टेप्स लेंगे इसके लिए कि प्रॉपर यानी कि अच्छे स्किल्ड पर्सन इंडस्ट्री के लिए मिल सकें? सर उसके लिए सबसे पहला सर मेरा जो स्टेप होगा वो मैं ये करूंगी कि सर पहले मैं सर्वे करूंगी हर एक फील्ड में कि ट्रेनिंग में कहाँ पे गैप हो पा रहा है। और उस सर्वे में सर सारी चीजों को इंक्लूड करूंगी, जो मेरे अंतर्गत जो स्टाफ भी है, जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे भी सर मैं फीडबैक लूंगी। जो आईटीआई में विद्यार्थी हैं उनसे भी मैं फीडबैक लूंगी, प्लस इंडस्ट्री से इस मामले में फीडबैक लेना चाहूंगी कि ये गैप जो है वो कहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, आप जो आईटीआई। इसके अभी हमारे पास। जी जी, ठीक है। आप ये बताइए कि आईटीआई में आप कौन कौन से नए कोर्सेज को यानी कि लॉन्च करना चाहेंगे? जी सर। अभी सर जो एडवांस कोर्सेज जो है एआई पे सर मैं काम करवाना चाहूंगी। एआई का आगे भी बहुत अच्छा स्कोप्स है। इलेक्ट्रिकल की फील्ड में अगर देखा जाए तो सर आजकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल को मिलके एडवांस लेवल पे कार्य हो रहा है। इसके लिए सर मैं कार्य करना चाहूंगी। आईटी में सर जो साइबर से रिलेटेड आजकल बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। तो इससे रिलेटेड सर मैं चाहूंगी कि एक कोर्स आए ताकि ये लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछेंगे। मैडम आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है एसजीएस इंदौर से किया हुआ है जी सर। 2012 में। यस सर। अभी आप सभी कर हैं विद्युत सुरक्षा। जी सर। ये कि आपने देखा होगा आपके जो डी साहब हैं वो बिल वगैरह बनाते हैं, करते हैं सब स्टेशनों का, इंडस्ट्री का भी करते होंगे। जी। जी तो सर। उसमें कोई फीस वीस किस तरह से डिसाइड करते हैं, कोई आपको मालूम है कि कैस्टर की फीस कितनी रहती है, या स्टेशन ट्रांसफार्मर, या फिर रेटिंग बाई ट्रांसफार्मर, कुछ है आइडिया? जी सर। जी सर। सर बताइए। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना है सर 2017 की। उसके अनुसार सर फीस डिसाइड की गई है। उसमें सर शेड्यूल बने हुए हैं कि ट्रांसफॉर्मर के लिए मतलब जो भी उपकरण रहेंगे उसके अनुसार कैसे फीस लेना है। तो उसमें सर एनुअल जो फीस लगती है जिसको पीरियोडिक फीस बोलते हैं सर, वो पीरियोडिक फीस का उसमें प्रॉपर एक चार्ट दिया हुआ है। उसमें बाइफरगेट किया हुआ है सारे उपकरण के लिए।
उसी के अनुसार ही सर फीस जमा की जाती है शासकीय कोषालय में। उसका एक हेड होता है 0043 और 102, उसके अंतर्गत सर फीस जमा होती है। और इसके अलावा सर 2 फीस और जमा होती है, जिसमें जो रेखाचित्र अनुमोदन होते हैं उसके लिए फीस होती है, और एक फर्स्ट टाइम इंस्पेक्शन होता है उसके लिए भी फीस होती है। तो जो सर रेखाचित्र अनुमोदन में जो फीस जमा होती है वो एनुअल इंस्पेक्शन फीस की 80% होती है, और जो प्रारंभिक इंस्पेक्शन में जमा होती है वो 150% रहती है सर। कोई फिगर मालूम है किसी भी ट्रांसफार्मर, स्टेशन ट्रांसफार्मर, एक कैपेसिटर या अन्य किसी चीज के लिए, एनी फिगर? जी जी सर। सबसे पहले सर जो प्रारंभिक उसमें फिगर होता है वो 25 केवीए ट्रांसफार्मर तक का रहता है, जिसकी फीस होती है 450 रुपए। और फिर वो लास्ट उसमें जो फीस सर जो चार्ट में है वो 10,000 MVA 10,000 केवीए से ऊपर का है। वो लगभग सर 16,000 है। ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे बताइए कि ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ा हुआ है आपने? जी सर। आपने विजिट किया है कोई सब स्टेशन? कभी गई हैं आप इंस्पेक्शन पे? सर इंस्पेक्शन पे मैं बहुत ज्यादा नहीं गई हूँ, क्योंकि वहाँ हेड ऑफिस में मेरा वर्क ऑफिशियल वर्क ज्यादा रहता है सर। फिर भी कभी आपने सब स्टेशन विजिट करा, उसमें कुछ देखा क्या आपने? जी सर, हम लोगों ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट का सर विजिट किया था, उसी के अंतर्गत सर सारी इंफॉर्मेशन ली थी और वहीं से विजिट किया था। सब स्टेशन था उसमें? सब स्टेशन भी बना होगा जब फ्लोटिंग से वो है, मतलब जनरेशन यस के सर। उसमें क्या क्या लगा हुआ था? सर फ्लोटिंग सोलर जो है ओमकारेश्वर में है सर 100 मेगावाट, वैसे ओवरऑल 300 मेगावाट है। उसमें से 100 मेगावाट का सर सबसे पहले निरीक्षण किया गया था, जिसमें सर लोगों के साथ सर टीम में मैं भी शामिल थी उस टाइम पे। तो उसके ही सर सारे जो पॉइंट थे वो देखा गया था कि कैसे फ्लोटिंग सोलर को इस्टेब्लिश किया है, इससे क्या बेनिफिट है, और ग्राउंड माउंटेड और सोलर फ्लोटिंग में क्या डिफरेंसेस है, और सर नई न्यू टेक्नोलॉजीज में क्या क्या की गई है, आखिर इसको इस्टेब्लिश कैसे किया गया है, वो सारा सर सिस्टम उसमें देखा गया था। ठीक है मैम। ट्रांसमिशन में मतलब हम लोग जो वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं वो कितना करते हैं? कौन कौन सी ट्रांसमिशन लाइन होती हैं? सर 33 केवी से ऊपर जो 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी एंड 765 केवी सर ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत ट्रांसमिशन किया जाता है। तो ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जनरेशन कितने वोल्टेज पर होता है अपना? सर जनरेशन 11 केवी पे रहता है और 660 वोल्ट पर। ठीक है, तो ये जनरेशन हमारा हो रहा है 11 के बी, यूज कर रहे हैं हम 440 वोल्ट। तो आप बता सकती हैं कि ये इसकी क्या जरूरत है? 33 और 132 765 के बी की क्या जरूरत है? सात सौ जी सर। पैंसठ जी सर, एक्चुअली सर ट्रांसमिशन जितना ज्यादा हायर साइड में किया जाता है उससे लॉसेस उतने कम हो जाते हैं, इसलिए जनरली सर जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो हायर साइड पे ले जाके किया जाता है। वोल्टेज से कैसे कम हो जाता है मैम ट्रांसमिशन लॉस? सर आई स्क्वायर आर लॉसेस उतने ज्यादा होंगे जितना ज्यादा वोल्टेज कम होगा। आई स्क्वायर लॉसेस सर उतने कम होंगे क्योंकि करंट की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी वोल्टेज जितना ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपके लॉसेस की वजह से वोल्टेज का मतलब हम हाई वोल्टेज पर ही ट्रांसमिट करते हैं। इसके जी अलावा सर। ट्रांसमिशन वो क्या ट्रांसफार्मर में क्या क्या लगा होता है? मेन जो इक्विपमेंट है हमारा, कौन कौन से प्रोटेक्शन लगे रहते हैं? जी सर। ट्रांसफॉर्मर में सर सबसे पहले तो ब्रेकर रहता है सर उसमें मेन प्रोटेक्शन के लिए। फिर उसमें सर आइसोलेटर भी रहता है, और होल्स रिले लगा रहता है सर उसमें। और उसके ब्रेकर के अंतर्गत सर सारे प्रोटेक्शंस आ जाते हैं उसमें, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कुछ देखा है आपने? भूगोल रिले तो नॉर्मली रहता ही है, एक ये हो गया। इसके अलावा और कोई अन्य रिले? सर होल्स, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज सर। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर का मेन प्रोटेक्शन क्या रहता है? सर ट्रांसफॉर्मर में मेन प्रोटेक्शन सर ये ब्रेकर के थ्रू ही रहेगा सर उसमें। ब्रेकर के थ्रू तो रहेगा। क्या डिफरेंशियल रिले होता है क्या मेन प्रोटेक्शन उसका?
सर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रहता है, लेकिन उसके लिए सर लिमिट है कि वो 10 MVA से ऊपर में लगाया जाता है। जी जी 10 MVA। ठीक है, डिफरेंस तो वो क्या है, आपने पढ़ा होगा, आपका ये मेन सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग में, आपने डिफरेंशियल रिले पढ़ा होगा। डिफरेंशियल रिले ठीक है क्या मतलब, कैसे काम करता है प्रोडक्शन, डिफरेंशियल प्रोडक्शन? सर, वो जनरली सर दोनों साइड पे लगा रहता है, तो जो पैरामीटर्स रहते हैं उनमें तुलनात्मक सर जो क्वांटिटी रहती है उसके अनुसार सर वो वर्क करता है। तो इसका सीटीवीटी का भी कोई ऐसा रहता है कि सीटी का कनेक्शन किस तरह से करना है? जी Efficiency सर, सीटी का रहता है। क्या है बताइए जरा। सर सीटी का उसमें रहता है सर कनेक्शन। एग्जैक्ट सर मैं उसका शायद बता नहीं पा रही हूँ, सीटी से सर रहता है उसका अच्छा, कनेक्शन। स्टार डेल्टा कनेक्शन रहता है उसमें, सिटी में स्टार बनाना डेल्टा, तो अगर हम स्टार स्टार रखेंगे तो कुछ इस तरह से कुछ बताएं आप, स्टार डेल्टा में क्या अंतर रहता है? स्टार में होगा तो क्या सर होगा? स्टार में जब अपन रहते हैं तो उसमें अपन को एक कंडक्टर और न्यूट्रल कंडक्टर मिल जाता है, जिसके थ्रू सर जो फेस टू न्यूट्रल जो है वो प्राप्त हो जाता है, जिसमें अपन सिंगल फेस में भी ले जाके कनेक्शन दे पाते हैं। नहीं नहीं, मैं डिफरेंशियल प्रोडक्शन में सिटी की बात कर रहा हूँ। सिटी की जो वायरिंग वगैरह जो रहती है ना, जो कनेक्शन रहते हैं वो स्टार से डेल्टा में रहते हैं, तो क्या दोनों साइड स्टार स्टार रहते हैं या एक साइड स्टार और एक साइड डेल्टा? सर उसका मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है सर। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। एक साइड स्टार होता है तो दूसरी साइड डेल्टा करते हैं, और अगर डेल्टा है तो स्टार करते हैं। इससे क्या 30 डिग्री का जो वो आता है ना, डिफरेंस आता है, वो स्टार डेल्टा से क्रॉस आउट हो जाता है। तो बैलेंस कंडीशन रहती है डिफरेंशियल में, मतलब इनपुट इक्वल टू आउटपुट, ये एक जी डिफरेंशियल है। सर। अगर डिफरेंशियल में कुछ आएगा ना, अगर डिफरेंस कुछ आता है तो वो उस पर ऑपरेट हो जाती है। इसके अलावा आप बताइए मुझे, सर्किट ब्रेकर क्या रहता है, कब काम करता है ये? सर कोई भी जब एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होगी तो उस टाइम पे सर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाता है। ऑन लोड काम करता है या ऑफ लोड काम करता है? सर ऑन लोड। और आइसोलेटर? आइसोलेटर सर ऑन लोड ऑफ लोड दोनों ही। ऑन लोड आइसोलेटर ऑफ लोड और ऑन लोड दोनों ही करता है ना? जी सर। आइसोलेटर है क्या, मतलब क्या करता क्या है ये, कैसे आइसोलेट करता है, किस चीज को आइसोलेट करता है? सर एक्चुअली सर्किट को सप्लाई को सर वहां से डिस्कनेक्ट कर देता है। ये मेन उसका कार्य रहता है आइसोलेटर का। जी, जब सर्किट ब्रेकर भी ऑन लोड ऑफ लोड काम कर रहा है और आइसोलेटर भी ऑन लोड ऑफ लोड काम कर रहा है, तो दोनों को लगाने की क्या जरूरत है, एक ही लगाओ। सर सर्किट ब्रेकर की कंडीशन में सर जो प्रॉपर सेटिंग रहती है उसके अकॉर्डिंग सर वो ऑपरेट होने के बाद पुनः जो है कनेक्ट हो जाता है सर सर्किट में। सर्किट से, इसलिए वो ऑन लोड काम करता है, और जब वो बंद हो जाता यस है सर। उसके बाद आइसोलेटर काटते और लगाते हैं। आइसोलेटर हमेशा ऑफ यस सर। करता है। इसके अलावा जो बुशिंग वगैरह होती है वो काय के लिए यूज की जाती है, बता सकती हो ट्रांसफार्मर में? जी सर। सर क्या? बुशिंग के लिए सर जो मेन उसमें मतलब आउटपुट सर जो निकलेगा या फिर जो इनपुट रहेगा उसको कनेक्ट कर सर बुशिंग के ही थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। तो हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें, डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? सर क्योंकि डायरेक्ट वो लाइव कंडक्टर रहेगा, बुशिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वो फेस टू फेस क्लियरेंस जो चाहिए, फेस टू ग्राउंड जो क्लियरेंस चाहिए, उसके लिए वो सिंग यूज करते हैं। इसके यस सर। इसके अलावा जो एलई होता है वो कहाँ पर यूज करते हैं, क्या होता है एलई, कोई कैटेगरी रहती है क्या एलई? सर आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है, ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। जी, मैं ये कह रहा हूँ एलए जो होता है वो कहाँ पे यूज करते हैं? एलए, एलए क्या होता है और कहाँ पर यूज करते हैं? सर एलए को जो वोल्टेज स्ट्राइक्स है उसको मतलब उसको कंज्यूम करने के लिए सर एलए का यूज किया जाता है। इसको जनरली सर जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है वहां पे यूज करते हैं, ताकि सर डायरेक्ट स्ट्राइक जो है वो ग्राउंड में किया जा सके। ठीक है, क्या ये बीच में कनेक्ट रहता है ऊपर नीचे, वो जहाँ ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे लगाया वहां से नीचे आया, तो वो जी बीच में सर। कनेक्ट या डिस्कनेक्ट रहता है क्या? कनेक्ट ही रहता है सर या डायरेक्ट अर्थ अर्थ से कनेक्ट रहेगा सर डायरेक्ट। डायरेक्ट? ठीक है, अपन ट्रांसफार्मर में भी यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज करते हैं ये। उसमें ट्रांसफार्मर में कहाँ यूज करते हैं, लाइन में कहाँ यूज करते हैं?
सर लाइन में तो एंड पे यूज करते हैं, जो भी एंड्स रहेंगे सर वहां पे यूज किया जाता है ठीक है। सर। जो ट्रांसफार्मर, सेंडिंग ट्रांसफार्मर, एंड और रिसीविंग में, अच्छा सेंडिंग ट्रांसफार्मर एंड्स और रिसीविंग। दोनों एंड पर यूज जी सर। लाइन प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर किसी सब स्टेशन है उसमें अगर लाइन जा रही है तो सारे इक्विपमेंट्स के जी बाद जो है वो एलए लगेगा, क्योंकि लाइन में फॉल्ट आए तो सब स्टेशन के अंदर बाद में आए, सबसे पहले एलए है ना, एलए पर वो स्ट्राइक करेगा कोई अगर फॉल्ट आता है। तो इसके बाद सारे इक्विपमेंट हमारे सेफ रहेंगे, जैसे सीटी है, ब्रेकर है या अन्य चीजें। इसके अलावा सीटी का काम क्या रहता है? सर जो करंट रहेगा उसको मेजरमेंट वैल्यू में लाने का सर काम रहेगा, उसको हाई करंट को डिवाइस के लिमिट के हिसाब से लो करंट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अंकिता जी, जी सर। आप कैपेसिटर का वर्क बता सकती हैं? जी सर। सर रिएक्टिव पावर को डिलीवर करने का काम करता है कैपेसिटर। और बेसिक डिफरेंस बताइए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में। सर इलेक्ट्रिकल में बेसिकली जो मशीन्स रहती हैं उन पर वर्क किया जाता है एवं उसके एप्लीकेशंस से रिलेटेड सर सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रहता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स सर इलेक्ट्रिकल का ही एक सब सब्जेक्ट है सर, जिसमें इलेक्ट्रिकल को ही सर और ज्यादा एडवांस रूप में अगर देखा जाए तो सर वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अच्छा अंकिता जी, अभी आप सर को बता रही थी फ्लोटिंग सोलर पार्क के बारे में। जी सर। कुछ आप फायदे और नुकसान के बारे में आप बताना चाह रही थी, तो क्या है इनके फायदे और नुकसान? जी सर। सर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है सर, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि ग्राउंड माउंटेड में सर बहुत ज्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट रहती है। इसकी वजह से सर लैंड रेट्स बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। और फ्लोटिंग सोलर के केस में सर ये जैसा अपन जानते हैं कि पानी के ऊपर रहेगा, तो वहां पे सर एक जो लैंड वाला जो कॉस्ट है वो सर सेव हो जाता है, तो कॉस्टिंग का सर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। सेकेंडरी सर अगर देखा जाए तो एफिशिएंसी के केस में सर इसमें टेम्परेचर एक मेंटेन रहता है। ग्राउंड माउंटेड के केस में सर टेम्परेचर का इशू रहता है। क्यों ऐसा और क्या सर होता है? अच्छा, ऐसा क्या होता है कि रिवर के ऊपर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ग्राउंड में मेंटेन नहीं रहेगा? क्यों, ऐसा क्या? सर क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पानी है ना, तो उस एरिया में कहीं ना कहीं तो कूलिंग रहती है सर, एक कूलिंग मैकेनिज्म काम करता है। अच्छा चलिए, इसके नुकसान बताइए फिर। नुकसान क्या है फ्लोटिंग? नुकसान सर ये है कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से सर जो भी इक्विपमेंट है उनकी लाइफ कम हो जाती है। अच्छा चलिए ठीक है। आपने देखा होगा फ्यूज वायर होता था घरों में पहले, ये सर। उसको अभी रिप्लेस कर दिया एमसीबीज में। एमसीबी होती है ना, ये सर। इसका फुल फॉर्म क्या ये होता है? सर। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अच्छा, तो जो सर्किट ब्रेकर जो अभी आए हैं वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है? सर आप रिपीट कर देंगे सर, आवाज बहुत ज्यादा देखिए, हाँ ठीक है डिस्कनेक्ट हो ठीक है। रही है। हाँ अभी मेरी सही आ रही है आवाज? सर अभी मेरी थोड़ी आवाज सही आ रही है पहले। क्या है इसमें कुछ हो रहा है? आपका शायद नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि अभी तो सही है। मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही है क्या? नहीं सर, वॉइस तो आ रही है बट क्लियरिटी नहीं है, वो उसमें बहुत ज्यादा वैसा साउंड आ रहा है अजीब सा। अच्छा, अभी 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 देखिएगा। हाँ सर अब ठीक है, बेटर है पहले से। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन यही था कि आपने फ्यूज वायर के बारे में देखा था कि वो मेल्ट हो जाता था जब भी ज्यादा वोल्टेज होता था, ठीक है? तो यस सर। एमसीबी फिर हमने उसको रिप्लेस कर दिया अब एमसीबी से। ज्यादातर घरों में अब आपको एमसीबी यस मिलेंगे। तो क्या वर्किंग यस क्या होता है? जैसे वहां पर वो मेल्ट हो जाता था, तो एमसीबी कैसे यस करके क्या होता है उसमें कि वो गिर जाती है नीचे? क्या मैकेनिज्म है सर वो? वो सर कुछ सर जो ओवरलोड की कंडीशन जैसी आती है सर, तो हम्म, उस केस में वो सर्किट को वहां से ब्रेक कर देती है। जैसे अगर घर में ही सर देखा जाए,
अगर घर में एमसीबी लगी है और कहीं पे ओवरलोड की कंडीशन है, एक साथ अगर आपने एक ही रूम में सर उस रूम की लोड कैपेसिटी जो है उससे अगर आपने ज्यादा सपोज हीटर ऑन कर दिया या फिर आपने प्रेस लगा दिया, तो एक साथ सर ओवरलोडिंग की कंडीशन में वो उस रूम की सारी लाइट को ऑफ कर देगा, मतलब एमसीबी वहां से ट्रिप हो जाएगी और उस सर्किट को ब्रेक कर देगी। नहीं तो वो तो सेम ही काम कर रही है, वो तो फ्यूज वायर वाला, लगभग फ्यूज वायर वाला ही तो कर रही है काम ये लगभग। तो कैसे क्यों इसको लेकिन सर लेकर आए? हम्म। सर इसमें फिर अपन रिस्टोर कर सकते हैं ना तुरंत सर, आप उसको मतलब तो एक वो फ्यूज वायर आपको पूरा एक तरीके बदलवाना से, पड़ता था, ठीक है ठीक है। हाँ ये आपको एक अलार्म दे रहा है सर। अच्छा अच्छा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ी आपने? सर थ्योरम्स पढ़ी हैं लेकिन बहुत ज्यादा सर अभी रिकॉल नहीं हो पाएंगे मुझे, अच्छा मतलब आप, अभी मैंने बहुत ज्यादा। ठीक है, आप डैम, कई बार आपने डैम देखे होंगे, डैम काफी सारे देखे होंगे आपने। तो यस डैम सर। में जो वाटर होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? कौन कौन सी एनर्जीज होती है उसमें? कोई एनर्जी होती है कि इट्स नॉर्मल होता है पानी पीने के लिए? नहीं सर एनर्जीज रहती है उसमें। कौन सी रहती है वो एनर्जी? कौन सी एनर्जी रहती है? अम्म, डोंट से हाइड्रो इलेक्ट्रिक और ये सब, कौन सी एनर्जी होती है वो? जी सर। कौन सी एनर्जी होती है डैम में? चलिए लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आप जैसा आपने बताया आप विद्युत विभाग में हैं, तो आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलता है हर विभाग को, तो विद्युत विभाग को जी कौन सर। सा आईएसओ सर्टिफिकेशन का नंबर क्या होता है? सर आईएसओ सर्टिफिकेशन ऐसा स्पेसिफिक नहीं है सर, वो तो बहुत सारे नहीं नहीं, मतलब मैं समझ इक्विपमेंट। गया, जैसे कि अगर आपके डिपार्टमेंट को मिलेगा तो वो सेफ्टी को लेकर मिल सकता है, या एनवायरनमेंट को मिल सकता है, ऐसे ही तो मिलेगा यस ना, सर। सेफ्टी के लिए मिलेगा, एक यस सर। एनवायरनमेंट आपका कैसे? तो इनमें से कौन सा कोई मिला है आपको, या फिर किसी और डिपार्टमेंट को कभी मिला हो? क्या नंबर होता है अगर सेफ्टी का, अगर किसी को मिलेगा तो वो नंबर क्या होगा आईएसओ का? सर पर्टिकुलर सर डिपार्टमेंट का तो ऐसा नहीं है कोई आईएसओ नंबर, जैसा मैं जान पा रही हूँ नहीं सर नहीं, मैं सेफ्टी ये बोलना चाह डिपार्टमेंट। रहा हूँ, मैं ऐसा जानना चाह रहा हूँ, जैसा एनर्जी प्रोडक्शन होता है आपके डिपार्टमेंट में मोस्टली, ठीक जी। है, तो वहां जी पर सर। सेफ्टी का कंसर्न रहता होगा, एक एनवायरनमेंट का कंसर्न रहता होगा, मोस्टली ये जी दो सर। कंसर्न होते होंगे, है ना? तो जब जी सेफ्टी का कंसर्न होता है तो आईएसओ कौन सा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, उसका नंबर क्या होता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। सर मैं माफी चाहूंगी, इसका एग्जैक्ट नंबर के बारे में मुझे जानकारी नहीं ठीक है सर। अंकिता जी आपको कैसा लगा? है। सर अच्छा था, बहुत अच्छा था, बाकी सर आप ही बताएंगे कि अब क्या इम्प्रूवमेंट और करना है सर। मैं कोशिश तो है सर मेरी, जितना टाइम मिल पाता है तो नहीं मैं करने की कोशिश तो करती हूँ। नहीं, पिछली बार जो आपने दिया था उससे आज बहुत बेहतर है काफी आपका, बेहतर है। बहुत अच्छा है। आज आप काफी जी सर। कॉन्फिडेंट भी थे और जी सर। आंसर भी जितना बन पा रहे थे इतना ठीक दे रहे थे, और नहीं बन पा रहे थे तो सॉरी भी आप बोल रहे थे। जी और सर। तो ये है कि डेप्थ से रिलेटेड भी आपसे जो क्वेश्चन बन सकते थे वो आपसे पूछे गए हैं, और कोई जी सर। टेक्निकल क्वेश्चन आपको पूछना हो तो सर से पूछ सकते हैं। हाँ सर, बस मैं सर से वो डिफरेंशियल रिले वाला सर एक बार और सर अच्छे से कॉन्सेप्ट बता देंगे तो मैं उसके लिए, हो सकता है सर मैंने ध्यान नहीं दिया है इस वजह से, या फिर मैं अपने से देख लूंगी उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ ग्वालियर में ही असिस्टेंट इंजीनियर हूँ 220 केवी सब स्टेशन पर, तो मैं देखता अच्छा रहता जी। हूँ। हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो डिफरेंशियल का मेरे एग्जामिनर ने भी मुझसे पूछा था, पढ़ा हुआ था। एक्चुअली क्या है, डिफरेंशियल जो रहता है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर में एचवी और एलवी साइड की दोनों जो रिले वो होती हैं, साइड्स होती हैं, है ना? क्योंकि ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट रहती है, अगर वोल्टेज यस सर। ज्यादा है तो करंट कम रहेगा, और अगर यस। वोल्टेज लो हो जाता है एचवी साइड में तो करंट बढ़ जाएगा, है ना? इनका जो वो होता है ना, गुणा दोनों का जो रेजिस्टेंट होता है वो हमेशा सेम ही होता है, क्योंकि पावर चेंज नहीं होती है, वोल्टेज करंट चेंज होता है। तो उसमें क्या रहता है कि हम जो एचवी साइड के कनेक्शन रहते हैं स्टार में करेंगे, और एलवी साइड के भी कनेक्शन अगर हम स्टार में कर देंगे, है ना, तो उन दोनों में जो फेस डिफरेंस आएगा वो 30 डिग्री का आ जाएगा, एंगल जो होता है। नॉर्मली स्टार से डेल्टा में और डेल्टा से स्टार में वो 30 डिग्री का चेंज होता है, आ जाता है।
तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर HV साइड में स्टार है कनेक्शन, तो LV साइड में डेल्टा का कनेक्शन करेंगे, उसके थ्रू ले जाके हम रिले में देंगे, है ना। यानी कि रिले की जो कोर वो होगी ना, CT जहां हम देते हैं कनेक्शन जहां करेंगे HV के, तो एक स्टार में होगा और दूसरा डेल्टा में होगा, तो वहां पर बैलेंसिंग कंडीशन होगी, है ना। और जैसे ही कोई फॉल्ट आता है किसी भी एक फेज में आएगा ना, तो वो रिले सेंस करेगी। अगर HV साइड होगा तो डिफरेंशियल रिले में वो डिफरेंस चेंज हो जाएगा। अभी नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है कि जो डिफरेंशियल रिले में जो ID मतलब डिफरेंशियल करंट जो होती है वो 0 0 दिखाई देगी। आप अगर भी देखेंगे मेरे यहाँ रिले लगी हुई है तो उसमें देखते हैं डिफरेंशियल रिले में 0 0 जाता है। जैसे कोई फॉल्ट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर वो कोई कनेक्शन ओपन हो गया या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फिर वो उस करंट उसमें फ्लो नहीं होगा, तो वो डिफरेंशियल वाइज में जाके रिले को ऑपरेट करा देगा और आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ये है मैन उसका मेन प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंशियल रिले का ही हमारे यहाँ होता है। बड़े बड़े बिजली घर या मतलब 10 kVA या 2 MVA से भी अगर ज्यादा हो जाता है ना, 5 MVA तक, तो लगा लेते हैं डिफरेंशियल। ठीक है, एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपके जो है ना वो हमारे यहाँ आते हैं, हम लोग फीस का भी करते हैं। अभी हमारा एक 132 kV सब स्टेशन का इंस्पेक्शन फीस पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। आपके जो साहब है उनसे बातचीत होती रहती है, हम लोग मेल करते रहते हैं, इसलिए जानता हूँ मैं उन्हें, दुबे साहब। ओके जी सर। ठीक है मैम, आप लॉग आउट हो सकते हैं।